गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सेल बायोलॉजी के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो इसको हम ये नाम से जानते हैं। तो इसकी क्या स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शंस जो है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम आपको आगे बताएंगे GERL सिस्टम होता है। जी का मतलब गोल्जी बॉडी, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आर का मतलब लाइजोसोम्स होते हैं। तो ये एक सिस्टम होता है, उसका हिस्सा भी है कि ये गोल्जी बॉडी होता है, जिसका हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है भी, गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं इसको। गोल्जी बॉडी क्या होती है? मोस्टली जो सिस्टर्नी का जो स्टैक होता है, समूह जो होता है, उसको हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। प्लस उसके साथ जो ये वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स भी मिल जाती हैं, तब इसे हम क्या बोलते हैं? गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। गोल्जी की जो जो ये एपरेटस है, गोल्जी बॉडी जो है, यह इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप दोनों से ही दिखाई देता है। ठीक है, और इसकी जो खोज है उसका जो श्रेय है वो कैमिलियो गोल्जी को जाता है। ठीक है, उससे पहले जॉर्ज नाम के वैज्ञानिक ने भी इनको देखा था, लेकिन ठीक है, लेकिन इसको मेन जो श्रेय है वो किसको जाता है? अपने कैमिलियो गोल्जी, जो साइंटिस्ट है कैमिलियो गोल्जी, जिन्होंने 1898 में इसको बार्न ओल जो होता है उसकी तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर इसको देखा था। ठीक है, एक प्रकार का मेटालिक इम्प्रीगनेशन जो तरीका होता है उसके द्वारा इसको उन्होंने देखा था। इसको भी साइंटिस्ट ने नहीं माना। उन्होंने कहा था कि ये कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो स्टेनिंग के द्वारा बन गई हो, जिसको हम आर्टिफैक्ट कहते हैं, यानी अनरियल कंडीशन, वास्तविक नहीं होती। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा भी इसकी जो उपस्थिति है वो कन्फर्म हो गई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इसके द्वारा इसको देखा गया था। ठीक है, और उसके अंदर देखने का जो श्रेय है, मुख्य रूप से दो साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था। डाल्टन और फेलिक्स ने 1954 में इसको देखा था। ठीक है, तो डाल्टन और फेलिक्स ने 1954 में इसको ऑब्जर्व किया था भी। इसके अलावा ये जो गोल्जी बॉडी होता है, इसके और भी नाम होते हैं, जैसे कि इसको हम लिपोकोन्ड्रिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है लिपिड की जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा होती है इसके अंदर, इसलिए इसको नाम क्या दिया? लिपोकोन्ड्रिया। बेकर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। और पर्नर नाम के वैज्ञानिक ने 1958 में कुछ प्लांट्स में और लोअर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें इनको डिक्टियोसोम के नाम से इनको नाम दिया गया था। डिक्टियोसोम, जिसमें एक नेट सा बनता है, ऐसे सोम जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम्स कहते हैं। तो ये इनके नाम दिए गए थे। आगे जो है, ये जो इसकी लोकेशन, यानी कि कहाँ पर ये उपस्थित होती है, कहाँ इसकी, उसके आधार पर जब हम देखते हैं तो गोल्जी काय जो होता है वो दो प्रकार की इसकी लोकेशन होती है। एक तो लोकलाइज होता है, मतलब स्थानीकृत होती है, यानी कि इसकी लोकेशन फिक्स होती है, जो कि केंद्र के पास मिलता है। और ये जो लोकलाइज होते हैं ये हमारे थायराइड सेल हैं, पेनक्रियाज हैं और म्यूकस कोशिका है, ऐसी जगह पर क्या होता है? ये लोकलाइज वाले ये मिलते हैं। और दूसरी जो टाइप होती है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज टाइप, और जो ये डिफ्यूज टाइप है यह अकशेरुकी प्राणियों की कोशिकाओं में मिलता है, और कशेरुकी कोशिकाओं के अंदर भी मिलता है जिसमें ध्रुवता नहीं होती है, जिसको हम प्लांट्स के अंदर जो ये मिलता है, या हमारे अंदर तंत्रिका कोशिकाएं हैं, हेपाटोसाइटिक कोशिकाएं हैं, इनके अंदर ये मिलता है, जिनके अंदर इनको हम डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो एक इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। कारा के जो मूलाभासी हैं राइजोडल सेल्स के अंदर जो है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, 27,000 के अंदर मिलते हैं। यकृत में 50 हैं, और हमारे न्यूरॉन्स के अंदर 20 से 50 क्या होते हैं? डिक्टियोसोम से इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। जब हम इनकी लोकेशन की बात करते हैं तो इनकी उपस्थिति के लिए केंद्रक का होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। जब हम देखते हैं कि एक हमने ई न्यूक्लिएटेड अमीबा में देखते हैं, यानी कि ई न्यूक्लिएटेड जिसमें अमीबा, यानी कि ऐसा अमीबा जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसमें जो गोल्जी बॉडी होती है वो ह्रासित हो जाती है। और अगर हम उसमें नॉर्मल
या उसमें न्यूक्लियस डाल देते हैं तो इसका आकार जो होता है यह नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में ये भी एक करेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा जो पोषण होता है वो भी इसकी साइज को प्रभावित करता है। और इसकी जब हम ओकुरेंस के बारे में देखते हैं तो जो गोल्जी बॉडी है वो लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में वो जैसे कि सभी कोशिकांग नहीं होते हैं तो यह भी नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि आपको यहाँ हमेशा पढ़ाया है आरबीसी जो है मेमेलियन, कौन सी स्तनधारियों की आरबीसी है, और स्पर्म सेल है ब्रायोफाइट का और टेरिडोफाइटा का, और प्लांट के अंदर ये सीव ट्यूब्स जो आते हैं इनके अंदर गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा ये होती है। गोल्जी बॉडी के बारे में जब हम देखते हैं, ठीक है, जब इसकी पोजीशन से हम पढ़ रहे हैं लोकेशन के बारे में, तो ये क्या होता है कि उस सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कार्य करती है और किस सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। जो सेल श्रावण का और अवशोषण का कार्य करती हैं उनके अंदर ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में मिलता है, या उस सरफेस न्यूक्लियस या उस सरफेस के बीच में मिलता है जहां पर अब्जॉर्प्शन या श्रावण होता है। नर्व सेल के अंदर जो है ये न्यूक्लियस को सराउंड करती हैं। ठीक है, और एकशेरुकी और प्लांट सेल के अंदर जो है जो गोल्जी बॉडी है वो आपको मैंने बताया था कि वो आइसोलेटेड यूनिट्स होती हैं जिसको हम डिक्टियोसोम कहते हैं, और वो पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होती हैं। ठीक है, तो ये डिक्टियोसोम जो होती हैं उनका नंबर भी जो है वेरिएबल होता है, 3 से 7 तक भी हो सकती हैं और थाउजेंड्स तक भी वो हो सकती हैं। उसके बारे में आपको मैंने बताया, जैसे कारा जो घास है उसमें ये बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर मिलती हैं, 25,000 तक मिलते हैं ये। ठीक है भी, तो ये आते हैं। गोल्जी बॉडी जो होती है वो एक प्रकार का स्केलेटन के रूप में भी कार्य करता है। तो किसी भी सेल के अंदर, जैसे कि लगभग यूकैरियोट्स के अंदर एक सेल में एक ही गोल्जी बॉडी होती है, वन लार्ज गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है, या फिर कुछ के अंदर क्या होती है काफी संख्या में स्मॉल भी हो सकते हैं। ये आपको बताया दिया। सिक्रेटरी ये कहाँ पर होता है, बिटवीन द न्यूक्लियस और इसके बीच होता है, और इनवर्टिब्रल प्लांट्स में ये गोल्जी बॉडी हम डिक्टियोसोम्स बोलते हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म में वो क्या होते हैं भी स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे के अंदर ये स्ट्रक्चर्स के बारे में है। अब हम अगला टॉपिक है इसके स्ट्रक्चर के बारे में है। अभी तो इसको हमने क्या लोकेशन है, कहाँ कहाँ पर ये मिलता है उसके बारे में बताया है। अच्छा, साइज और शेप के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसका साइज और शेप भी जो होता है वो भी फिक्स नहीं होता है। जो सेल ज़्यादा एक्टिव होती हैं उनके अंदर इसका साइज बड़ा होता है, और जो निष्क्रिय सेल होती है उसका अंदर का साइज छोटा होता है। ठीक है, और पेशी कोशिकाओं में तो ये बहुत ही अल्प विकसित मिलता है, और स्रावी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है इसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो ये इसकी साइज भी है, और शेप जो होती है वो आती है। शेप जो होती है मुख्य रूप से ये तस्कदी के समान कक्षों का या सिस्टर्निज को हम कहते हैं, उसमें नलिकाएं और जो आस्य हैं उनका ये मिलकर बना होता है। और जब इसके हम स्ट्रक्चर कहते हैं तो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स के रूप में यह मिलता है। सिस्टर्ने जो होते हैं, जैसे कि आपको बताया था, वेरी इन नंबर फ्रॉम 3 to 7 इन मोस्ट एनिमल सेल्स एंड फ्रॉम 10 to 20 इन प्लांट सेल्स। तो ये सिस्टर्ने होते हैं, और जो सिस्टर्ने होते हैं वो लगभग एक दूसरे के ऐसे पैरेलली जो होते हैं ये अरेंज होते हैं। ये एक सिस्टर्ने है, ये एक सिस्टर्ने है, तो ये लगभग जैसे कि 4 से 8 संख्या में होते हैं, और ये एक ऊपर एक इकट्ठे रहते हैं, और जो कि पैरेलली अरेंज होती हैं, और इनका जो समूह मिलता है उसको हम एक स्टैक कहते हैं। और इस प्रकार जो है कई प्रकार के जो है प्लांट्स में ये ऐसे स्टैक होते हैं, एनिमल के अंदर भी मिलते हैं। ठीक है, और ये जैसे सिस्टर ने जो ये बताए गए हैं ये लगभग कैसे होते हैं, कर्ड होते हैं, लेकिन ये फ्लैट भी हो सकते हैं भी। ठीक है, और जब इसके अंदर ये कर्ड होते हैं, सिस्टर ने जो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो कर्ड होते हैं उससे क्या होता है कि इनका एक पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि इसके 2 भाग होते हैं, एक भाग को हम कहते हैं सिस पार्ट, और एक को हम क्या कहते हैं भी ट्रांस। ठीक है, इनके बारे में भी आपको अभी बताएंगे, सिस क्या है, ट्रांस क्या है। ठीक है, पोलैरिटी जो है इनके अंदर काफी महत्वपूर्ण होती है, और ये इनके बीच में जो ये एक स्पेस बचता है इसको हम इंटरसिस्टर्नल स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर जो ये सिस्टर्ने हैं 3 से 7 की संख्या में होते हैं, और प्लांट्स में क्या होते हैं 10 से 24 के बीच में होते हैं। ठीक है,
और इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं, जो कि 200 से 300 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है इस स्पेस के बीच में। और इस स्पेस के अंदर यहाँ पर ही जो स्पेस है, यहाँ पर कुछ एक सीमेंटिंग मेटेरियल सा प्रेजेंट होता है जो कि फाइबर्स का बना होता है, और उसे हम इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट कहते हैं। और ये जो एलिमेंट होता है यह इन सिस्टर्न की जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, उसको बनाए रखता है। ठीक है ना। तो ये आती है, तो इसके अंदर ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर जो आपको डायग्राम दिखाते हैं उसमें इसको और बताते हैं कॉनकेव साइड है, कॉन्वेक्स साइड भी है, और इसको किस प्रकार इसकी ये पोलैरिटी होती है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसमें क्या होती है, कॉन्वेक्स साइड जो होती है, स्टैक बनाते हैं आपको बताया था मैंने, तो वो क्या होती है, सिस फेस होती है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसकी सिस फेस का मतलब वो है कि आमने सामने, यानी कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है तो उसके पास में है, और ट्रांस क्या होगा, उसके अपोजिट साइड हो गया। तो सिंपल बात होगी ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड में जो होते हैं, यानी कि जो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जो इसकी साइड होती है वो कॉन्वेक्स होती है, उसको हम सिस फेस भी कहते हैं। और दूसरी वाली जो साइड है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव या ट्रांस फेस भी कहते हैं। सिस फेस होती है वो फॉर्मिंग फेस होती है, और ट्रांस जो होती है वो क्या होती है, मैच्योरिंग फेस होती है। ठीक है भी। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है, तो ये इनकी जो स्ट्रक्चर है इसमें काफी वेरिएशंस होती हैं। तो ये सिस और ट्रांस के अलावा इसमें ये स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, और इसके बारे में आपको दिखाते हैं। ये जैसे कि है, तो ये इसके अंदर जो है सिस, सिस का मतलब क्या है, ये इसका वो एरिया है जहां पर यहाँ इधर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो ये सिस साइड है, और इसके अंदर से ये सिस्टर ने ऐसे अरेंज हो रही है। ठीक है भी। और ये जो सिस्टर है जो इस साइड में है इसको क्या बोलते हैं हमें, फॉर्मिंग। और जो जो ये इस साइड में सिस्टम चलेंगे ये क्या होते जाएंगे, मैच्योरिंग होते जाएंगे, और इस फेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस या मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। और जो जो इसके अंदर से जाते हैं, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो डायमीटर है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो जैसे कि शुरू में जो प्रथम जो सिस्टर्न होता है वो 60 से 65 एंगस्ट्रॉम होती है, उसकी मेम्ब्रेन की मोटाई होती है। ठीक है ना। दूसरे की 65-70, ऐसे क्या होता है इनकी याते तो परिपक्व क्षेत्र जो सिस्टर्न होती हैं वो अपेक्षा वो उसकी मेम्ब्रेन क्या होती है, बड़ी होती है। और उसका जो ये लूमेन बचता है, इसे आपको पता है भी, ये सिस्टर्न के सोलन एंड है, तो अंदर वाला जो ये हिस्सा है, ये अंदर वाला, ये इसका क्या होता है, लूमेन कहलाता है। और इसके अंदर जो होते हैं, जो भी मटेरियल इसके अंदर पैकिंग करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, वो वहां पर क्या होता है भी प्रेजेंट होता है इस लूमेन के अंदर। और ये सिस्टर्न जो होते हैं, ठीक है, इनका डायमीटर जो कैविटी है 100 एंगस्ट्रॉम के अंदर होता है। और कई बार जो ये सिस्टर्न होते हैं उनके जो ये मार्जिन वाले जो हिस्से होते हैं वो फेनिस्ट्रेटेड होते हैं, मतलब वो उसमें छेद होते हैं, जहां से ये ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है, तो वहां पर इसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं भी। ठीक है। तो ये इनके सिस्टर्ने के बारे में। ठीक है भी। तो सिस्टर्ने के बाद जो है इसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सिस्टर्ने से ही ऐसे आउटपुट होकर ये ट्यूब्यूल्स बनी है, यानी कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वैसे तो ये। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो एक प्रकार की जो वेसिकल है उन्हीं से क्या होती हैं, वो बनती हैं, जो आपस में जुड़ के एक प्रकार का जाल बनाती हैं। ठीक है, राउंड ट्यूब्यूल्स होती हैं, पेरिफ्री ऑफ द सिस्टर्ने के बाहर की साइड से निकलते हैं। और ये ट्यूब्यूल्स भी जो होती हैं कई बार अपने आप इनलाज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, और उससे क्या बनता है, फिर वेसिकल्स बनते हैं। और ये जो वेसिकल्स होते हैं ये नियर द जो एंड्स होती हैं एंड कनकेव जो सरफेस होता है, ये उस साइड में क्या होती हैं, ये वेसिकल्स बनती हैं। ठीक है, कॉनकेव जो सरफेस होता है उस साइड में होती है। और ये बनती किससे है, ट्यूब्यूल्स के जो है वहां से पिंच ऑफ होके बनती है। आपको मैंने बता दिया है ये 2 प्रकार की होती हैं, कोई इसको 3 प्रकार भी कह सकते हैं। जैसे कि एक का नाम है स्मूथ, या उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स बोलते हैं, क्योंकि इनका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, और इसमें सिक्रेशंस होती हैं उस सेल की, जो भी उसके अंदर सिक्रेट किया जाता है, जो भी स्रावित पदार्थ जो होते हैं वहां पर ये होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये सिस्टर्ने ट्यूब्यूल्स के एंड से बनते हैं। एक इसमें होती है कोटेड वेसिकल्स होती है, इसमें रफ सरफेस होती हैं, और ये भी सिस्टर्ने ट्यूब्यूल से ही बनते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ प्रोटीन्स वगैरह ये बनते हैं भी। तो ये इनके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये आते हैं।
ठीक है भी। तो ये 3 इनके क्षेत्र भी होते हैं, जैसे आपको बताया था सिस, ठीक है, और एक होता है मीडियन क्षेत्र, और एक क्या होता है फिर ये ट्रांस क्षेत्र भी, इनको हम इसके बारे में कहते हैं। तो इनकी भी अलग अलग करेक्टरिस्टिक है, और इनके अंदर जो सिस्टर्ने होते हैं उसके अंदर डिफरेंट प्रकार के एंजाइम्स भी होते हैं। सभी के अंदर जो होती है एक ही प्रकार के एंजाइम्स यहाँ पर ये नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये इनके सिस्टर्ने हैं, वेसिकल्स हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक स्ट्रक्चर जो होती है इसके अंदर हमने आपको बताया था। इसके अलावा इसमें कुछ और भी मिलती है, गोल्जी एंड वैक्यूल्स भी मिलती हैं, 4 नंबर की जो है, जो जिसका आकार जो होता है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है। और ये रिक्तिकाएं जो होती हैं इनका अवकाश अधिक चौड़ा होता है, 760 से भी ज्यादा ये एंगस्ट्रॉन की होती है, ठीक है भी। तो ये जो है इनकी ये स्ट्रक्चर है, ये इनके 3 भाग है, इसको हम 4 भाग भी कह सकते हैं। इस प्रकार जो है गोल्जी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी बॉडी जो है, जब इसकी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो वो क्या होती है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन जो है, लगभग जो गोल्जी बॉडी है उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल जो यूजुअल जो हम पढ़ते आए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनकी जैसी होती है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो साइड होती है वो उससे मिलती है, और जो साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड में है वो अपने स्ट्रक्चर में उनसे मिलता है। इनमें लगभग 60% प्रोटीन होते हैं और 40% लिपिड होती है, और फॉस्फोलिपिड्स में सीफेलिन और लेसिथिन जो होते हैं वो बराबर मिलते हैं, और इसके अंदर कई प्रकार के जो है एंजाइम जो है यहाँ पर वो मिलते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम सी है, रिडक्टेज है, इसके अंदर जो है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज तो बहुत कम मात्रा में यहाँ पर मिलता है भी, ठीक है। तो ये इनके अंदर डिफरेंट प्रकार के एंजाइम है। ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज जो है ये यहाँ पर मुख्य रूप से मिलता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है उसके लिए ये एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एटीपीएज भी है यहाँ पर, ये विथाइमिन पायरोफॉस्फेट एंजाइम है। तो ऐसे इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या मिलते हैं, ये डिफरेंट प्रकार के ये एंजाइम्स भी यहाँ पर मिलते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर भी आप इसको और दे लीजिए, सिस फेस और ट्रांसफेस है, और ट्रांसफेस जो है इसके अंदर ये गोल्जी नेटवर्क सभी इसके अंदर ये बनाती हैं, जो इसकी साइड में जो होती हैं ये होती है ये वेसिकल से यहाँ पर ये बन के आती हैं भी। अब हम जो गोल्जी बॉडी है इसकी ओरिजिन, जो गोल्जी बॉडी का ओरिजिन वैसे कहाँ से होता है भी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, या फिर न्यूक्लियर एनवलप से भी इनका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो अब हम इसके जो फंक्शंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके फंक्शन सिक्रेशन में है, सिंथेसिस में है, सल्फेशन में, अपोप्टोसिस, फॉस्फोरिलेशन और सेल स्पेसिफिक फंक्शंस है। तो इन इसके अलावा और भी जो इसके फंक्शंस हैं उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। वैसे गोल्जी बॉडी जो है ये एक प्रकार की मुख्य कार्य जो इसका होता है वो सिक्रेशन होता है, यानी कि ये कुछ केमिकल्स जो भी हैं उनका क्या होती है सिक्रेशन, या इसे श्रावण किया जाता है। और इसके सिक्रेट करने के लिए जो है ये हम जानते ही हैं कि इसके जो सिस जो एंड होता है, एक क्या होता है ट्रांस एंड, सिस एंड जो होता है वो फॉर्मिंग एंड होता है, और उसके अंदर क्या होता है भी कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स बाहर निकलती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रांजिशन वेसिकल्स बोलते हैं, यानी कि इसके द्वारा कोई भी प्रोटीन जैसे कि बनता है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बाउंड्री ये स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांजिशन वेसिकल कहते हैं। और ये जो वेसिकल है फिर ये गोल्जी बॉडी के अंदर जाती है, जिस हिस्से में ये एंट्री करती है उसको हमने क्या नाम दिया था, सिस किया था। उसके बाद जहाँ इसके ये सिस है ये ट्रांस है, इसका हिस्सा अगली का जो है सिस और ट्रांस है। तो ये ऐसे इस मेम्ब्रेन के थ्रू जाती है, और ये हमें पता है कि इस मेम्ब्रेन जब आगे बढ़ते हैं एक सिस्टम से दूसरे की तरफ है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के वहाँ पर क्या होते हैं एंजाइम्स मिलते हैं। तो ये जो सिक्रेटरी वेसिकल यहाँ से आती है ये फ्यूज हो जाती है इसके अंदर, गोल्जी कायम हो जाती हैं, और फिर जो है इसके अंदर ये इसके अंदर से होते हुए इंटरसिस्टम जो एलिमेंट वैसे होते हुए आगे ट्रांस एंड तक ये जाती हैं, और वहां से जाने के बाद इनसे जो वेसिकल बनती हैं उनको हम बोलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स बोलते हैं। और ये जो सिक्रेटरी वेसिकल हैं इनके अंदर क्या होता है जो भी प्रोटीन वगैरह है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है वो प्रेजेंट होता है, जैसे कि जाइमोजन है, ठीक है। अलग अलग सिक्रेटरी वेसिकल के अंदर अलग अलग केमिकल होते हैं। पैनक्रेटिक सेल में क्या होता है जाइमोजन होता है। मेमोरी जो ग्लैंड सेल होती हैं उसमें क्या होता है मिल्क प्रोटीन जिसको हम लैक्टोप्रोटीन कहते हैं। गोबलेट सेल के अंदर क्या होता है म्यूकस होता है, ठीक है। पिगमेंट सेल के अंदर क्या होती है पिगमेंट ग्रेनुलीज होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कोलेजन होता है। एंडोक्राइन जो सेल होती हैं उसमें हार्मोन्स होते हैं, भी वो प्रोटीन का है कि वो
लिपिड का होता है। तो ये इस प्रकार की जो सिक्रेटरी वेसिकल्स में ये जाती हैं, और ये जो सिक्रेटरी वेसिकल है इसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं, पुलिस ट्रैफिकिंग कहते हैं गोल्जी बॉडी को, और ये उन प्रोटीन्स को फिर डायरेक्ट करता है कि वो कहाँ पर जाना है उनको, ठीक है ना। तो ये सब कार्य जो है सिक्रेशन है, सिंथेसिस है, ये इसी के द्वारा यहाँ पर ये होता है। और ये जो प्रोटीन्स इसके अंदर आते हैं उनके लिए इसमें ग्लाइकोसिलेशन भी होता है, तो यानी कि ग्लूकोज भी जुड़ जाती है, उसको क्या बोलता है, हमें ग्लाइको प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके अलावा लिपोप्रोटीन भी इनके अंदर ये प्रक्रिया होती रहती है। तो ग्लाइकोप्रोटीन भी इसी के अंदर बनती है, जो शुगर होती है वो यहाँ पर ऐड होती है, सिंपल शुगर है कि कॉम्प्लेक्स शुगर है वो इसमें ये होती है। ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया होती है वैसे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही शुरू हो जाती है, ठीक है ना, और वो इसमें क्या होती है आगे तक इसमें बढ़ती रहती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होती है, सिंपल शुगर से जैसे ग्लूकोज, मैनोज, ग्लूकोज अमाइन, ये उसमें ऐड होते हैं। और जो शुगर होती हैं जैसे कि फ्रूकोज, गैलेक्टोज, साइलिक एसिड जो होते हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये एडिशन होता है। तो इस प्रकार ग्लाइकोप्रोटीन्स भी यहाँ पर बनते हैं। लिपोप्रोटीन भी जो होती हैं, लिपिड और प्रोटीन भी जो वहां से आएंगे उनका आपस में यहाँ पर ये लिपोप्रोटीन बनाने का कार्य भी इसी के अंदर ये होता है। तो ये इन्होंने ये बताया है भी। एंजाइम्स भी जो हैं GAG वगैरह इसके अंदर क्या बनते हैं, ये बनते हैं। तो ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकन, GAG इसको बोलते हैं, ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकन भी बोलते हैं। और भी पॉलीसेकेराइड जो है ये इनका सिंथेसिस होता है, ठीक है भी, ये इनके अंदर आता है। वैसे सल्फेशन की जो प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है उसमें सल्फर का एडिशन कर दिया जाता है, तो वो भी यहीं पर होती है। जैसे कि म्यूकस जो होता है, जो म्यूसिन जो बनता है उसके अंदर सल्फर का ऐड कर दिया जाता है, उससे क्या होता है ये म्यूसिन का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन के साथ इसमें सल्फर भी ऐड किया जाता है। तो ये प्रक्रिया भी जो होती है इसी के अंदर ये होती है भी। इसके अलावा इसके अंदर जो है जो भी प्रोटीन वगैरह होते हैं वो इसके द्वारा ट्रांसपोर्ट भी होता है। सीक्रेशन के अलावा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रेटरी पाथवे होता है, और एक होता है रेगुलेटरी सिक्रेटरी पाथवे होता है, ठीक है। तो ये जो पाथ, तो ये इसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक तो रेगुलेटेड ट्रांस पाथवे होता है, उसमें क्या होता है, इसमें कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, जैसे आपको इसके बारे में अभी अगले डायग्राम में दिखाएंगे कि ये रेगुलेटरी है। कॉन्स्टिट्यूटिव में क्या होता है, कोई भी सिग्नल नहीं होता, और ये जाके क्या होता है, जो भी ये वेसिकल बनती है सिक्रेटरी वेसिकल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इसमें अटैच हो जाती है, और जो भी इसके अंदर ये प्रोटीन होते हैं, ये जैसे ये प्रोटीन अंदर वाले हैं भी ये बाहर छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन जो रेगुलेटेड होता है उसके अंदर क्या होता है, ये सिग्नल यहाँ से जाता है, ठीक है ना। तो ये सिग्नल है, और ये जो सिग्नल है जैसे कि यहाँ से ये सिग्नल गया, ये यहाँ पर ये वेसिकल आती है, और फिर ये इसके अपने जो है रेगुलेटरी जो होती है प्रोटीन वहाँ पर ये जाते हैं। ये प्रोटीन जो होते हैं या तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही ऐड हो जाते हैं, या उस सेल के लिए मतलब वहीं पर ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनको सेल से बाहर भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और इसके लिए भी उसमें कुछ सिग्नल ट्रांसडक्शन भी होता है। वो उसके ऊपर कुछ ग्लूकोज वगैरह या कुछ और केमिकल ऐड कर देते हैं जो कि सिग्नल के रूप में काम करते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पर जाएंगे वे, ठीक है ना। तो ये जो है ये इनके अंदर ये आती हैं, तो ये सिक्रेशन होता है। तो सिक्रेशन एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हो जाता है, उसी के अंदर एक ये एंडोसोम के रूप में आता है, जिससे क्या बनते हैं लाइजोसोम का भी निर्माण होता है। और ये आपको बताया था मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन भी होता है, जिससे प्रोटीन का क्या होता है ग्लाइकोसिलेशन होता है, ठीक है ना। और सिंथेसिस जो है ग्लाइकोलिपिड्स और स्फिंगोमाइलिन जो होते हैं उनका जो होता है गोल्जी बॉडी में क्या होता है सिंथेसिस होता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर सेल वाल भी जो है गोल्जी बॉडी से ही बनती है। तो सेल वाल के अंदर जो केमिकल होते हैं सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ये सभी जो होते हैं पैक्टिन वगैरह जो होते हैं इनका निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है। तो जो भी इसके लिए सेल वाल के लिए होते हैं वो इन्हीं का निर्माण यहीं पर होता है। इसके अलावा एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है, जो स्पर्म होता है उसके न्यूक्लियस के आगे स्ट्रक्चर होती है इसको हम एक्रोसोम कहते हैं, वो भी इसी से होता है। योक और कोर्टिकल जो कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण भी इन्हीं के द्वारा होता है। इसके अलावा निमेटोसिस्ट जो होती हैं, ठीक है, जो प्रोटोजोआन्स होते हैं उनके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जो अपने आप को डिफेंस करती है, तो उसमें हिप्नोटॉक्सिन केमिकल होता है, वो भी इन्हीं के द्वारा ये होता है, ठीक है। इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स भी होते हैं। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है इसका मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन। मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जो गोल्जी
कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर, यानी कि एक टाइप का मेम्ब्रेन जो होता है वो अनदर टाइप के अंदर ये मिलती है। और ये भी हम यहाँ पर देखते हैं कि इस गोल्जी को बॉडी के अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक टाइप की मेम्ब्रेन होती है जो कि सिस साइड में होता है, ठीक है ना। और इसके दूसरा सिरा जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक वो होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तो इस प्रकार जब इसमें हम जाते हैं तो ऐसे इसके अंदर क्या होते हैं, ये शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये कुछ प्रोटीन्स की वजह से होती है। तो इंटीग्रल जो प्रोटीन होते हैं वो भी इसमें चेंज हो जाते हैं। तो कुछ प्रोटीन ER टाइप के होते हैं और कुछ इसमें बाद में जब इसमें जाते हैं सिस रीजन से जो होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं ट्रांस में, तो उसमें ये प्रोटीन्स या तो ऐड कर जाते हैं या वहां से ये रिमूव कर जाते हैं इसके द्वारा। इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर भी ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार भाई बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनिज होती है हमारी सेल का, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं। धन्यवाद भाई।